हेलो दोस्तों। ओके जॉब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। और आज दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं अपवर्तन। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था परावर्तन के बारे में और आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं देखो अपवर्तन। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए अपवर्तन, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रेशन। ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अपवर्तन क्या होता है। बात अगर परावर्तन की कर रहे थे तो उसमें प्रकाश की किरण आ रही थी और उसी माध्यम में आ रही थी और वापस से कहां जा रही थी, उसी माध्यम में ही वापस जा रही थी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या होगा, देखो हमने क्या बनाया, यहाँ एक बाउंड्री लेयर बना ली और यहाँ पर इसके लंबवत क्या लगा दिया, एक रेखा खींच ली। ठीक है। इस लंबवत रेखा को जो 90 डिग्री पर होती है उसको हमने क्या बोला, अभिलंब। अब देखो सुनो, यहां पे कोई प्रकाश की किरण आ रही है इस तरीके से, तो वो जो किरण होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ठीक है। आने वाली किरण क्या होगी, आपतित किरण होगी। और उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होने के बाद, ठीक है, इससे अब रिफ्रैक्ट होने बाद मतलब अपवर्तित होने के बाद ये इसका कोण जो बनाती है, आने वाली जो किरण कितना बना रही है, आई। अब ये जानी तो कैसे चाहिए थी दोस्तों, ओरिजिनल रूप से इस तरीके से जानी चाहिए थी, लेकिन ये ऐसे ना जाके हो सकता है ये ऐसे चली जाए, हो सकता है ये इस तरीके से ऐसे चली जाए। तो डिपेंड करेगा कि ये माध्यम कौन सा है। इसको हमने कहा कि ये माध्यम क्या है, फर्स्ट है, और ये क्या है, माध्यम सेकंड है। तो देखो इसकी डेफिनेशन अगर हम लोग देखें कि हम कहेंगे कि यदि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, यदि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपवर्तन के पश्चात, देखो यहां जो हो रहा है, इस जगह पे क्या हो रहा है, यहां पे ये बाउंड्री, ये क्या है, एक तरह की परत है जो इस माध्यम को और इस माध्यम को क्या करती है, सेपरेट करती है। अब यहां हम लोग बात कर रहे हैं कि ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रही है, तो ये जो किरण होती है ये तो क्या होती है, आपतित। ये आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात अपने मूल पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। अर्थात ये क्या हो जाती है, अपना जो मूल पथ होता है उस पे ना जाकर या तो फिर वो अविलंब की ओर आती है या अविलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। देखो यदि इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं हम लोग, यदि यदि प्रकाश की यदि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में दूसरे माध्यम में आती है तो अपवर्तन के पश्चात अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। ठीक है। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। यदि कोई प्रकाश की किरण अपने एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो ये अपने मूल पथ पे तो आएगी नहीं, ठीक है, जानी कैसे थी ऐसे, लेकिन ये इस तरीके से आ जाती है। लेकिन अब देखो इस घटना को हमने अपवर्तन कहा। ये जो किरण होती है ये कौन सी किरण होती है, ये अपवर्तित किरण होती है। इसको हम क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण बोलेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज अगर हम बात करेंगे, ये आई है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो इसको हमने क्या नाम दिया, आर नाम दिया। ये कौन सा एंगल हो जाएगा, आर। यहां पर ये आपतित किरण है, ये जो अभिलंब से कोण बनाएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल मतलब आपतन कोण। और ये कौन सा एंगल हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव एंगल मतलब अपवर्तित कोण या अपवर्तन कोण। अब देखो आगे वाली हम लोग स्लाइड में देखें कि यहां हमने एक चीज कही है, हमने इसको क्या बोला है दोस्तों, अभिलंब, पहली चीज। दूसरा अगर हम बात कर रहे हैं कि प्रकाश की किरण इस तरीके से आ रही है, जानी कैसे चाहिए थी, इस तरीके से, लेकिन ये ऐसे ना जाके या तो कहां जाती है, इधर आ जाती है या उधर चली जाती है। तो हमने मान लिया कि इस तरीके की कंडीशन है यहाँ पे। तो ये अविलंब से ये जो किरण कौन बनाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, आई। और ये जो अविलंब से ये कौन बनाएगी इसको हम क्या बोलेंगे, आर। इस किरण को हमने बोला है आपतित, ठीक है, और इस किरण को हमने क्या बोला है, अपवर्तित।
अगर ये परावर्तन हो रहा होता तो हम क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। अगर क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अपवर्तित किरण। आई का मतलब होता है इंसिडेंट, यहां आई की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंसिडेंट एंगल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट, लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं, आपतन कोण। ठीक है भाई। अगर दोस्तों हम लोग बोलेंगे आर, तो आर को बोलेंगे हम लोग रिफ्रैक्टेड एंगल, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड एंगल, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, अपवर्तित कोण। ठीक है, अपवर्तित कोण। अब सुनो, यहां ये किरण ये अभिलंब से दूर आती है या अभिलंब से पास दूर हट जाती है या अभिलंब के पास में आती है, ये चीज किस पर निर्भर करेगी दोस्तों, ये चीज निर्भर करेगी माध्यम पर। ठीक है, किस पर निर्भर करेगी, माध्यम पर, कि माध्यम कौन सा है। अब ये माध्यम क्या होता है, तो हम लोग सबसे पहले ना इस चीज को समझने के लिए हमें कि ये किरण इधर ये अभिलंब के पास में आती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, ये समझने के लिए हमको आवश्यक है कि माध्यम क्या होता है। तो एक छोटा सा टॉपिक है, अपन लोग इसको भी क्लियर कर लेते हैं। माध्यम को हम लोग बोलते हैं मीडियम। ठीक है, अब देखो सुनो, माध्यम को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो माध्यम है वो कौन सा है, सघन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे सघन। और एक कौन सा होता है दोस्तों, विरल। इसको सघन माध्यम को हम क्या बोलते हैं, डेंसर। ठीक है, डेंसर मीडियम हो गया। और एक को हम क्या बोलेंगे, रेयर मीडियम। ठीक है, अब देखो सघन और विरल, ये दोनों में ध्यान रखना। यदि सिंपल सी भाषा में आपको समझाऊं कि मान के चलिएगा इस तरह की कोई चीज है और यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि धूल मिट्टी के पार्टिकल कितने, इतने सारे हैं, यहां पर बहुत ज्यादा है इस जगह पे। अगर यहां से दोस्तों प्रकाश निकलेगा, देखो ऐसे मान के चलिएगा इसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं, इसका मतलब है कि जो प्रकाशिक घनत्व है, ठीक है, यहां पर क्या है, ये प्रकाशिक घनत्व है वो क्या होता है, ज्यादा। प्रकाशिक घनत्व क्या है, यहां पर ज्यादा है। और इसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी। इसको क्या बोलेंगे हम लोग इंग्लिश में, ऑप्टिकल डेंसिटी। मान के चलो यहाँ इतने सारे क्या है, पार्टिकल है। अब देखो जैसे हम सिंपल सी भाषा में देखें कि अगर यदि ज्यादा भीड़ है तो वहां पर हमसे निकलना मुश्किल हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अगर ज्यादा मात्रा में भीड़ है तो उसमें से निकलना हमारा क्या हो जाएगा, मुश्किल। इसका मतलब ज्यादा वहां पर क्या है, धूल मिट्टी के क्या है, कण है। अब धूल मिट्टी के जितने ज्यादा कण होंगे दोस्तों, एक बार बताओ, जितने ज्यादा कण होंगे तो उतना ही हमारा प्रकाश क्या होगा, कम निकलेगा। इसका मतलब सघनता क्या है, ज्यादा। और सघनता अगर ज्यादा रहेगी तो इसका मतलब माध्यम कौन सा होगा, सघन। यहां प्रकाशिक घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है। यहां प्रकाशिक घनत्व क्या होता है, ज्यादा। तो ऐसे माध्यम को, ऐसा माध्यम जहां पर प्रकाशिक घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है, तो ऐसे माध्यम को हम लोग क्या बोलते हैं, सघन माध्यम। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें, देखो इस तरीके से, तो इसमें बहुत ही कम इस तरीके के पार्टिकल हैं। ठीक है, तो इसमें प्रकाशिक घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहां प्रकाशिक घनत्व क्या होगा, कम। तो इस घटना को देखो, प्रकाशिक घनत्व कम होगा तो यहां से हमारा जो प्रकाश आ रहा है वो आसानी से निकल सकता है। ठीक है, यहां कोई इक्के दुक्के पार्टिकल है, मतलब एक खाली मैदान है, और उस मैदान की अगर बात करेंगे तो उसमें से इजी गोइंग करके हम निकल सकते हैं। कब, जब अगर वहां पर कोई भी इक्के दुक्के कोई 1-2 आदमी हो तो हम लोग आराम से गाड़ी को चलाते हैं। कई बार देखा है कि हम लोग सिटी में जाते हैं, मान के चलिएगा सिटी में जाओगे तो बहुत सारा ट्रैफिक रहता है, तो वहां पर कैसी है, सघनता, पार्टिकल्स या बाइक्स या ट्रैफिक क्या रहता है, ज्यादा। लेकिन यही चीज अगर अब आप बाईपास रोड पे जाते हो या हाईवेज पे जाते हो जहां सड़क क्या होती है, खाली, तो इसकी तुलना में तो वो क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा ना। तो आप इसी चीज को यहां देखिएगा, जहां पर धूल मिट्टी के पार्टिकल ज्यादा होते हैं इसका मतलब कौन सा माध्यम होता है, सघन। और जहां पर कम होते हैं वहां पर कौन सा माध्यम होता है, विरल। दोस्तों अब एक बात जो देखने की ये है कि हम बात अगर करते हैं कि सघन और विरल से हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, यहां पर प्रकाशिक घनत्व क्या होता है, कम, इसलिए इस माध्यम को हम कौन सा माध्यम बोलते हैं, विरल। अब सुनो, यहां से एक चीज क्लियर होगी दोस्तों हमारी, कि अगर प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आएगी, तो यहां पर हमें यह पता लगेगा कि यह प्रकाश की किरण अविलंब की ओर मुड़ती है या प्रकाश की किरण हमारे पास क्या हो जाएगी, अविलंब से दूर हट जाती है। नेक्स्ट देखो, अगर हमें ये जानना है तो हम क्या करेंगे, इस माध्यम को यूज करेंगे, इस टर्म को। और इसमें देखो हम क्या करें, वही कि जब पहला केस, इसमें हम केस लेते हैं पहला नंबर। ठीक है, केस नंबर पहला लेते हैं। मान के चलिएगा कि यहां एक परत है और हमारी प्रकाश की किरण इस तरीके से आती है कि ये अभिलंब है, ठीक है, और प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है। तो इसको जाना तो कैसे चाहिए था, ऐसे करके। लेकिन अब हम माध्यम को, पहले हमने ये कहा था कि विरल माध्यम है या सघन है, तो हमने इसको बोल दिया विरल और इसको क्या बोला दोस्तों अपन ने, सघन।
ठीक है। अब प्रकाश की किरण ऐसे आई और यहां पर हमारे पास कितना कोण बनाया इसने अभिलंब के साथ आई। अब अपवर्तन के पश्चात ये दोस्तों मान के चलिएगा कि अगर ये प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो ऐसे केस में क्या होता है कि ये अपने पथ से विचलित होकर अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। यदि विरल से सघन में आती है तो ये प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ती है तो ये कितना कोण बनाती है भाई, आर। कितना बनाएगी, आर। ये किरण कौन सी होती है, आपतित किरण। आने वाली चीजों को क्या बोलते हैं, आपतित। ये हो जाएगी हमारे पास आपतित किरण। और ये कौन सी किरण हो जाएगी बताओ, ये हो जाएगी परावर्तित किरण, ठीक है। ये कौन सी हो जाएगी, परावर्तित किरण। तो ये आपको पता होना चाहिए। आई इंसिडेंट एंगल हो गया, ठीक है। आई को हम लोग बोल देंगे, वापस से लिख लीजिएगा, इसको बोलेंगे हम लोग आपतन कोण, ठीक है। और आर क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण। हमारे पास ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब सुनो कि अगर यहां पर हो रहा है कि विरल से सघन में आ रही है तो ये अभिलंब से, अभिलंब के पास में आती है, अभिलंब की ओर मुड़ती है, पहली चीज। लेकिन अगर ये घटना उल्टी हो गई तो मान के चलो, अगर ये घटना केस नंबर 2, ठीक है, केस नंबर 2 में हमने देखा कि अगर प्रकाश की किरण इस तरीके से, माध्यम को हमने चेंज कर दिया, ऊपर क्या था अभी विरल, तो अब क्या कर दिया सघन, और ये कौन सा माध्यम हो गया हमारा, विरल। अगर कोई प्रकाश की किरण इस तरीके से आती है ऐसे करके, और ये हमारे पास आने के बाद जानी तो कैसी चाहिए थी, इस तरीके से, इस तरीके से जानी चाहिए थी, लेकिन ये ऐसे ना जाकर दोस्तों कहां निकलती है, ऐसे निकलती है, ठीक है। तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है, ये जानी तो हमको ऐसे निकालनी थी हमको, लेकिन ये ऐसे ना जाकर कैसे जाती है, ऐसे। अब ये जो कोण बना रही है ना यहां से लेकर यहां तक, ये कौन सा बनाएगी, आर। और यहां से लेकर के ये जो कोण बनेगा ये क्या बनेगा हमारे पास, आई। समझ गए, ये कौन सा कोण बनेगा, आई, और ये कौन सा कोण बनेगा हमारे पास, आर। अब देखो यहां वही है कि अगर यदि ये आने वाली है किरण, ये हमारे पास अपवर्तित किरण है, ये इतना कोण बना रही है आई, तो ये कितना बना रहा है, आर। यहां सघन से विरल में आती है तो अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब से दूर हटती है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहां मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूं कि विरल टू सघन वाला तो इसकी ओर हो गया, और सघन टू विरल वाला क्या हो गया, इससे दूर हो गया। लेकिन आपको यह भी देखना है कि अगर दोस्तों यहां आई वाला एंगल है, इस केस में अगर हमारी किरण विरल टू सघन में जाती है तो आई का मान मतलब आर से क्या होता है, ज्यादा। इसका मतलब यह है कि जितने कोण पर ये आती है ना, माना अगर ये कोण हमारे पास जैसे मान के चलिएगा 40 डिग्री है, कितना है ये 40, तो ये कितना होगा 40 से कम होगा। आई का मान हमेशा इस केस में विरल टू सघन में क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन अगर हम लोग इसकी बात करेंगे इस केस में उल्टा होता है दोस्तों। इस केस में आई क्या होता है, आर से क्या होता है, छोटा होता है। अगर ये अगर 30 है, ये अगर 40 है, तो ये कितना होगा 50, मोर देन 40 होगा, कि ठीक है। तो कब, जब सघन से कहां रही हो, विरल में। देखो मैं आपको एक डायग्राम और बता देता हूं जिसमें आपको आसानी रहेगी समझने में कि हम बात अगर करें, ये देखो हम यहां देख रहे हैं कि यहां हमारी प्रकाश की किरण है ना, देखो ये क्या है, यहां पर एयर है, यहां पर क्या है, ये एयर है। यहां अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, ये स्लाइड है अपनी, रुको, ठीक है। यहां से अगर हम बात करें, ये रहा, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं अपन लोग, ठीक है, ओके। अब सुनो, ये जो कंडीशन लग रही है, ये कौन सी कंडीशन लग रही है, देखो ये क्या है, एयर है। यहां हम बात करेंगे कि ये यहां से एयर आती, एयर वाला मीडियम है, ये माध्यम कौन सा हो गया, एयर वाला। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, विरल। लेकिन हम कब बोलेंगे इसको विरल, बताओ, जब क्या घटना होगी कि नीचे वाला माध्यम कौन सा होगा, यहां पर क्या है, पानी, ये माध्यम कौन सा है, पानी है। और ये अगर पानी, ये पानी है, तो यहां इसकी तुलना में ये कैसा माध्यम हो गया, सघन। तो ये कौन सा माध्यम हो जाएगा, सघन। तो हमने जो पहला वाला केस पढ़ा था कि अगर कोई किरण, प्रकाश की किरण विरल से कहां आती है, सघन में, तो मैंने कहा था ना, ये नॉर्मल लाइन का मतलब होता है दोस्तों अभिलंब। ये क्या हो जाएगा, अभिलंब, ठीक है। और ये हो गया अभिलंब। ये रे ऑफ लाइट क्या हो रही है, इनकमिंग लाइट है, इसका मतलब ये कौन सी किरण हो जाएगी, आपतित किरण। तो इस केस में
इसको, ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है, यहां से जो ये कौन बनाएगी, ये कौन सा बनाएगी, आई, और ये जानी चाहिए थी, देखो दोस्तों कैसे जानी चाहिए थी, इस तरीके से जानी चाहिए थी, लेकिन ये जाती कैसे है, इसकी ओर यहां पर होकर निकल जाती है, और यहां से जो कोण बनाती है वो क्या होता है, हमारे पास आर होता है, ठीक है, जिसको अपवर्तन कोण बोलते हैं। मैंने कहा था ना कि अगर कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वो अभिलंब के पास या अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ऐसे ही इसका अपोजिट दूसरा केस है, देखो दूसरे केस की हम लोग बात करेंगे, तो दूसरे केस में क्या है कि देखो, इसके दूसरे केस में हम लोग बात करें, ये रहा दूसरे केस की अगर बात करेंगे, देखो इसमें क्या हो रहा है कि रे ऑफ लाइट, लेकिन ऊपर अभी हमारे पास ऐसे था, एयर कहां थी, ऊपर, और वाटर कहां था, नीचे, तो इसको हमने क्या बोला था, विरल, और इसको हमने क्या बोला था, सघन। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है, ऊपर अब यहां क्या है, वाटर, और नीचे क्या है, एयर, तो ये उल्टा इसका, ये यहां चला गया, ये यहां आ गया, तो देखो ऊपर क्या है, पानी, इसलिए ये कौन सा माध्यम हो जाएगा, सघन। कौन सा माध्यम हो जाएगा, सघन, ये हमारे पास सघन माध्यम हो जाएगा, और ये हमारे पास कौन सा माध्यम हो जाएगा, विरल। तो केस नंबर सेकंड लग जाएगा कि अगर कोई प्रकाश की किरण यहां से आपतित होती है सघन माध्यम से, तो वो विरल, सघन से कहां जाती है, विरल में, तो विरल में जब ये जाएगी तो हमारे पास देखते हैं कि ये अविलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है, अविलंब से क्या हो जाती है, दूर हटती है। तो ये जानी चाहिए थी ऐसी, देखो पास आती है तो लगभग कहां जाती है, यहां, लेकिन ये क्या हट जाती है, दूर हट जाती है। तो इस प्रकार ये चीजें देखो अपन को, मैंने आपको समझाई कि ये केस आपको ध्यान रखना है, आगे जो भी हमारे पास बेसिक टॉपिक होंगे ना दोस्तों, उनमें ये काम देगा, चाहे हमारा प्रकीर्णन हो, चाहे हमारे पास वर्ण विक्षेपण हो, ठीक है, या जैसे हम लोग टीआईआर पढ़ेंगे तो ये वहां बहुत ज्यादा काम आएगा, जिसमें हम लोगों को टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो केस होता है, उसको समझने में भी इस नियम की हमको आवश्यकता बहुत पड़ती है। अब हम देखो आगे बात करें कि इस केस में, कि चलो ये तो हमारे को समझ में आ गया कि इस तरह की घटना होती है। अब आगे अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें कि अपवर्त माध्यम को हमने पढ़ा, माध्यम के आधार पर चीजों को देखा, अब हम एक चीज देखना चाहते हैं कि अपवर्तन के जो नियम है वो क्या होता है। देखो नेक्स्ट हम लोग हेडिंग लगाएंगे अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, ठीक है। तो अब मैं यहां एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं इस तरीके से, इसको थोड़ा ध्यान रखना। पहला जो नियम है वो इसी पर आधारित है, इसको हमने अभिलंब बोला, यहां से प्रकाश की किरण आई, थोड़ा टेढ़ा हो गई है, इसको सीधा लेके आना है, क्योंकि प्रकाश की किरण हमेशा कैसे चलती है, सीधी, ये आई है, और ये जानी कैसे चाहिए थी, हम लोग मान लेते हैं इस तरीके से, और ये चली कैसे जाती है, ऐसे। कब जाती है, जब ये कौन सा माध्यम होता है हमारे पास, इसको केस को बिल्कुल फिक्स कर देते हैं, और ये क्या होता है, सघन। ऐसा नहीं है कि हम लोग इसके लिए ही करेंगे, ये सबके लिए लागू होता है, आर, ये हमारे पास कौन सी हो जाएगी, अपवर्तित किरण। देखो हम लोग देखते हैं यहां पहला नंबर, ये क्या कहता है, आपतित किरण, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण। तो ये याद भी हो गया होगा आपको, वैसे कई बार लिख दिया है, आपतित किरण कोमा अपवर्तित किरण, कोमा अपवर्तित किरण एवं अभिलंब, एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए, एक ही तल में होने चाहिए। पहला नियम देखो क्या कह रहा है, ये जो किरण आ रही है ये वाली, और ये जो हमारा अभिलंब है, और ये जो हमारी अपवर्तित किरण है, ये तीनों की तीनों, अभिलंब, अपवर्तित और आपतित, ये एक ही हमारे पास क्या होनी चाहिए, प्लेन में। देखो जैसे ये ऐसे हम लोग मान के चले कि ये एक्स है और ये वाई है, तो हमारा जो हम काम करेंगे ना वो केवल इसी समतल में करेंगे, जिससे कि सारी चीजें इसी के अंदर आएंगी और इसी से क्या होंगी, जाएंगी। अब आगे दूसरा नियम क्या कहता है, देखो एक शब्द से मैंने आपको इंट्रोडक्शन नहीं कराया है, और उस शब्द का नाम है अपवर्तनांक, उस शब्द का नाम है क्या है, अपवर्तनांक। उसको हम लोग थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। यदि इसमें कहा गया है कि दूसरा नियम यह कहता है, यदि हमारे इस प्रकाश की अपवर्तन के केस में, यदि प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या, ठीक है, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या और परावर्तित या परावर्तित नहीं, अपवर्तित कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो किसके बराबर होता है, एक कांस्टेंट के बराबर होता है। अब मैंने आपको देखो बोला है
कि प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तित कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इस चीज को आप लोगों को देखो कैसे मैं आपको मैथमेटिक रूप से इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं। यदि प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तित कोण की ज्या का अनुपात नियतांक या स्थिर होता है। देखो आपको मैं एक बार बताऊं, ज्या का अर्थ होता है दोस्तों, देखो ज्या का मतलब होता है साइन। क्या होता है, साइन। और गणित में हम लोगों ने पढ़ा है कोज्या का मतलब होता है कॉस। ठीक है, ज्या का मतलब होता है साइन और कोज्या का मतलब होता है कॉस। ठीक है, इसको ध्यान रखना। जो ये साइन थीटा और कॉस थीटा होता है ना, इनका मतलब होता है। अब देखो आपतन कोण की ज्या क्या होगी, साइन आई, और अपवर्तन कोण की ज्या क्या होगी, साइन आर, बराबर क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। बराबर क्या होता है, एक कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को देखो, इस कांस्टेंट को अगर हम लोग परिभाषित करें ना, ये जो कांस्टेंट होता है ना दोस्तों, यहाँ इस कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होती है, ध्यान रखना। इस कांस्टेंट का मतलब होता है इस कांस्टेंट का मतलब होता है दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। देखो अर्थात इसको सी को हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, म्यू। तो इसलिए म्यू इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो अगर हम लोग इसको करें कि सी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, म्यू2 बटे म्यू1 बराबर हम लोग लिख सकते हैं साइन आई बटे साइन आर। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल का अपवर्तन नियम, या इसको म्यू के बराबर भी हम लोग लिख सकते हैं। और म्यू जो है हमारे पास क्या होता है, अपवर्तनांक। म्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है भाई। अब देखो सुनो, यहां एक चीज आ गई है कि कई बार पेपर में डायरेक्टली पूछ लेता है कि हमारे पास स्नेल का नियम क्या है, और निम्नलिखित में से हमको सेंटेंस दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है, इस केस में हम लोग देखेंगे कि साइन आई बटे साइन आर का मान किसके बराबर है, एक कांस्टेंट के, उसका मान क्या है, म्यू। अब ये जो होता है, मैंने ऊपर लिखा है कि दूसरे माध्यम का, दो का एक के सापेक्ष क्या हो गया, अपवर्तनांक। अब एक नई टर्म आ गई यहाँ पर, मैंने आपको बताया था कि अपवर्तनांक क्या होता है। इसके ऊपर की किस माध्यम को हम लोग डेंसर कहेंगे या सघन कहेंगे, किस माध्यम को हम लोग क्या कहेंगे, विरल कहेंगे, वो किस पर निर्धारित होता है, ये अपवर्तनांक का भी इसमें रोल अदा होता है। हम लोग प्रकाशिक घनत्व को तो कहेंगे, लेकिन प्रकाशिक घनत्व पर कौन डिपेंड होता है, अपवर्तनांक। कि यदि प्रकाशिक घनत्व ज्यादा है तो उसका अपवर्तनांक कैसा होगा। ठीक है, और प्रकाशिक घनत्व ज्यादा है तो अपवर्तनांक ज्यादा है, अपवर्तनांक ज्यादा है तो प्रकाश की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा भाई, तो ये भी हमको पता होना चाहिए। तो देखो नेक्स्ट हम लोग अगर इसकी बात करेंगे अपवर्तनांक की, तो नेक्स्ट आप हेडिंग लगाओगे अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का मतलब होता है, देखो अपवर्तनांक जो होता है ना, वो माध्यम में प्रकाश की चाल के क्या होता है, व्युत्क्रम अनुपाती होता है। अगर म्यू की बात करूंगा मैं, ये हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोपोर्शनल का साइन लगा हुआ है कि यहां म्यू होगा वो प्रकाश की जो चाल होगी ना, माध्यम में प्रकाश की चाल के क्या होता है, उल्टा होता है। अर्थात हम म्यू इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1/v। यहां से अगर अपन लोग इस रिलेशन को निकालते हैं, देखो म्यू इक्वल टू 1/v, इस साइन को हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, c। और म्यू का मान क्या हो जाएगा, c/v। अब देखो म्यू बराबर c क्या है, यहाँ प्रकाश का निर्वात में वेग, ये आएगा प्रकाश का निर्वात में वेग बटे प्रकाश का माध्यम में वेग,
ठीक है, ये चीज हमको आएगी यहाँ पे देखने में। अब देखो अगर हम लोग बात करेंगे, प्रकाश का निर्वात में वेग हो गया, प्रकाश का माध्यम में वेग हो गया। अब देखो ये चीज हमारे पास आ गई कि सी का वैल्यू जो मैंने आपको बताया हुआ है, ये सी का वैल्यू कितना होता है। सी के वैल्यू की बात करेंगे तो सी का वैल्यू कितना होता है, सी इक्वल टू कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मैंने आपको बता रखा है कि प्रकाश की जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो किस में होती है, हवा में, या किस में होती है, निर्वात में। उसका मान कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और v जो है, v का मान अकॉर्डिंग टू माध्यम के होता है, ठीक है, ये जो मान है ये माध्यम पे डिपेंड रहेगा। अब देखो मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूं, c/b। यहां एक बात मुझे बताइएगा कि c/b लिखा हुआ है, ये c/ क्या लिखा हुआ है, b लिखा हुआ है। तो c से कोई मान, अगर मैंने कहा कि प्रकाश की चाल मैक्सिमम किस में होती है, ये अधिकतम चाल है, ठीक है, ये क्या है, अधिकतम चाल है। अब इस चाल से ज्यादा तो प्रकाश की चाल हो ही नहीं सकती, इस चाल से ज्यादा तो प्रकाश की चाल हो ही नहीं सकती। इसका मतलब है कि यहां हम लोग मान रहे हैं कि सी से ज्यादा मान हो ही नहीं सकता। इसका मतलब नीचे की जो वैल्यू रहेगी ना वो सी से ऑलवेज क्या रहेगी, लेस देन ही रहेगी। इसका मतलब सी का मान हमेशा क्या रहेगा, ज्यादा। अब मुझे ये बताओ, ज्यादा संख्या में कम संख्या का भाग देते हैं तो आंसर क्या आता है, एक से तो ज्यादा आएगा। मान के चलिएगा सी का मान, ऐसे मान के, ये हमारे पास कितना है 3, कितना है मान के चलो, कितना है 3 × 10⁸। अब जितने भी मान होंगे ना इस 3 से नीचे होंगे, चाहे 2.99 हो जाए, ठीक है, लेकिन 3 नहीं होगा, तो क्योंकि 3 इसी का होता है। अब देखो आप जैसे 2 का भाग देते हो, मान के चलिए कोई ऐसा माध्यम है जिसमें प्रकाश का वेग कितना है 2 × 10⁸। जैसे हम लोग बात करें, जैसे कांच के अंदर कितना होता है, कांच की बात करेंगे तो कांच के अंदर कितना होता है प्रकाश का वेग 2 × 10⁸। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 3 × 10⁸ बटे 2 × 10⁸। 10⁸ से हम लोग काटेंगे 3/2, तो आंसर कितना आ गया 1.5। ये किसकी वैल्यू आ गई, म्यू की। अगर हमें किसी भी माध्यम के लिए अपवर्तनांक निकालना है तो वो भी हम निकाल सकते हैं। मेरा यहाँ कहने का अर्थ है कि यदि सी का मान ऑलवेज माध्यम की वेलोसिटी से क्या है, ज्यादा है, तो उस अवस्था में हम एक काम करेंगे कि यहां ये कह सकते हैं कि जो म्यू का मान है ना वो हमेशा एक से क्या होगा, ज्यादा होगा, एक से कम नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, देखो अगर 3 से ज्यादा होता, जैसे 4 हो जाता, तो ही ये एक से कम आती मान, तो ही क्या होता, एक से कम होता। अगर 3 का 3 होता है तो क्या आंसर आता है 1, लेकिन 3 से कम हम लोग भाग देते हैं जैसे 2 का, तो आंसर क्या आएगा, एक बार तो जाएगा ही जाएगा, उसके बाद पॉइंटों में संख्या जाएगी। तो एक तो ये मुझे समझाना था। दूसरा, अगर मुझे किसी माध्यम के अपवर्तनांक की क्या पड़ गई, जरूरत पड़ गई, तो वो भी मैं यहां पर निकाल सकता हूं, ठीक है, क्योंकि हम लोग अगर यहां पर निर्वात का वेग हमें पता है 3 × 10⁸। अगर हम लोग देखो, जैसे मैं अगर यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे अभी कांच का ही ले लेते हैं, कांच का, या हम लोग इसका निकालते हैं गिलास का। तो देखो दोस्तों, इसके लिए v का मान कितना होता है बताओ, v का मान होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रटना नहीं है आपको किसी भी चीज को, म्यू बराबर c/b। सी का मान कितना है 3 × 10⁸ बटे 2 × 10⁸। तो ये कट गया 3/2, कितना आंसर आ गया म्यू का, ये आ गया 1। 3 का आधा कितना होता है 1.5, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.5। अब देखो और निकालें अपन लोग कि जैसे मान के चलिएगा हम लोग पानी की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं तो पानी में प्रकाश का वेग कितना होता है 2 × 2.2 × 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहां वही म्यू बराबर c/b, सी का मान 3 × 10⁸, वही 2.25 × 10⁸। तो 10⁸ यहां हम लोग करेंगे तो देखो ये वैल्यू कितनी निकल, इसको तो सीधा कट ही जाएगा ये तो, ऊपर इसमें म्यू बराबर आप लोग 3 × 2.25, अब इसकी कैलकुलेशन करनी है, 2 पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएंगी, 225। अब इसको देखो एक बार आप लोग भाग दोगे तो कट पिट के कितना आएगा 1.33 के आसपास आएगा। तो ये वही वैल्यू होगी, ठीक है, ये वही वैल्यू होगी। तो ये आप लोग है ना कुछ चीजों को वैसे याद रखना कि भूल भी जाओ, एक चीज को दूसरी चीज से इंटर कनेक्ट करके रखना जिससे आपको आसानी रहे, कि गलती से भूल भी जाओ तो हमें आंसर निकालना आसान रहे। केवल सूत्र याद करने से ही नहीं, उसका इंप्लीमेंट, उसके साथ खेलना आपको आना चाहिए, जिससे आगे की चीजों को इंप्लीमेंट कर सको। अब आगे देखो कि मैंने आपको एक चीज समझाऊं कि कुछ जो इंपॉर्टेंट है ना उनको आप याद रख लेना, कि जैसे अपवर्तनांक की कुछ वैल्यू है अलग अलग माध्यम के लिए, उनको आप लोग लिख लेना। मैं यहां पर लिखा रहा हूं जो पेपर में आई है। जैसे हम बात करते हैं पानी, पानी के लिए म्यू का मान कितना होता है, यहां म्यू लिख लेता हूं, म्यू का मान कितना होता है पानी के लिए 1.33, जो इंपॉर्टेंट है। यहां ऐसे हेडिंग लगा लो, ये हमारे पास क्या हो गया माध्यम, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा अपवर्तनांक। तो जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्या है हमारे पास पानी, पानी का क्या होता है 1.33, डायरेक्टली याद कर लेना। एक हमारे पास होता है एल्कोहल,
एल का कितना होता है 1.36। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, एल्कोहल के बाद केरोसिन, ठीक है, केरोसिन का कितना होता है 1.44, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 4th नंबर तारपीन का तेल, तारपीन का तेल, इसमें हमारी वैल्यू कितनी होती है 1.48। और उसके बाद हमारे पास आ जाती है ग्लिसरीन, ग्लिसरीन का कितना होता है 1.47। ये आपको वर्बली रूप से याद हो जाएगा, एक दो बार लिखोगे तो। अब आगे हम लोग बात करें जैसे बर्फ की, अगर बात करें बर्फ का कितना होता है, देखो बर्फ की बात करेंगे तो बर्फ का कितना होता है 1.31, ठीक है। अब देखो कांच के कई बार आ जाते हैं, तो कांच के भी आपको याद रखने 7 नंबर पे एक होता है हमारे पास क्राउन कांच, ठीक है, ये क्राउन है। तो क्राउन कांच की बात करेंगे तो इसके लिए अपवर्तनांक की वैल्यू कितनी होती है 1.52। और एक होता है हमारे पास देखो क्लिंट, सॉरी क्लिंट नहीं फ्लिंट, ये फ्लिंट कांच है, इनके अलग अलग उपयोग होते हैं भाई। इसका वैल्यू कितना होगा 1.67। ऐसे ही 9 पे अगर जैसे ये हीरा है डायमंड, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं डायमंड है, नाम ही इसका डायमंड है, तो इसका अपवर्तनांक भी क्या होगा ज्यादा होगा 2.42। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। कुछ जो मैंने यहाँ वैल्यूज लिखाई है उनमें से स्टार कर लेना। देखो एक तो किसका पूछता है पानी का ज्यादातर, ठीक है, एल्कोहल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आती है हमारे पास ग्लिसरीन, बर्फ, और एक क्राउन, ठीक है, और या हमारे पास क्या हो जाएगा हीरा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते रहते हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों देखो ये सीधा सीधा डेटा है, आप भूल भी जाते हो तो मैंने आपको बता दिया है कि म्यू बराबर c/b से आप निकाल सकते हो, लेकिन बशर्ते आपको माध्यम का वेग पता होना चाहिए। माध्यम में जो माध्यम लिया है उसमें प्रकाश का वेग मालूम होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं कि देखो कि अपवर्तनांक का मान अगर घट गया और बढ़ गया तो हम कैसे निर्धारित करेंगे कि प्रकाश की चाल किस माध्यम में बढ़ेगी किस माध्यम में घटेगी। हमने ये तो देख लिया। दूसरा हम ये देखना चाह रहे हैं कि कौन से माध्यम में अपवर्तनांक का मान ज्यादा होता है और कौन से माध्यम में अपवर्तनांक का मान कम होता है। तो देखो नेक्स्ट हम लोग इस कंसेप्ट को देखते हैं कि अपवर्तनांक होता है ना दोस्तों, ये जो अपवर्तनांक होता है ये प्रकाशीय घनत्व के क्या होता है समानुपाती होता है। प्रकाशीय घनत्व क्या होता है समानुपाती। इसका मतलब म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्टिकल डेंसिटी, मतलब ओडी के क्या होता है समानुपाती। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो ये म्यू होता है वो माध्यम की जो में प्रकाश का जो वेग होता है उसके क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। मेरा कहने का अर्थ ये है सीधा सीधा कि अगर देखो भीड़ वाला इलाका होगा, भीड़ वाला क्या होगा इलाका होगा, इसमें से प्रकाश क्या निकलेगा बहुत ही कम मात्रा में निकल पाएगा। इसका मतलब उसमें प्रकाशीय घनत्व क्या होता है ज्यादा होता है, ठीक है। अब प्रकाश भीड़ ज्यादा होगी तो हम निकल नहीं पाएंगे, तो इसका मतलब प्रकाशीय घनत्व अगर ज्यादा होगा तो प्रकाश उसमें से निकल नहीं पाएगा। इसका मतलब हो गया प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी कम, और जहां प्रकाशीय घनत्व ज्यादा होता है उस माध्यम को हम क्या बोलते हैं सघन। तो यहां से एक स्टेटमेंट निकल के आ गया, यदि अपवर्तनांक का मान, यदि हमारे पास प्रकाशीय घनत्व बढ़ता है तो अपवर्तनांक का मान बढ़ता है। अपवर्तनांक का मान बढ़ता है तो वो कौन सा माध्यम होता है सघन माध्यम होता है, और सघन माध्यम होता है तो उस माध्यम में प्रकाश की जो चाल है वो क्या हो जाती है कम हो जाती है। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यदि यहां पर प्रकाशीय घनत्व का मान क्या हो बहुत ही कम हो, ऐसे करके 1 2 4 हो, ठीक है, तो उस कंडीशन प्रकाशीय घनत्व का मान घटेगा तो उसका अपवर्तनांक भी क्या होगा उसके अंदर क्या होगा अपवर्तनांक भी उसका क्या होगा घटेगा, और अपवर्तनांक घटेगा तो वो माध्यम कौन सा होगा विरल, और विरल माध्यम होगा तो उसमें प्रकाश की वेलोसिटी क्या होगी बहुत ज्यादा होगी। अब मैं देखो इसको एक बार लिख लो क्योंकि पेपर में ये आता है, तो आप है ना एक तरफ तो क्या लिख लीजिएगा अपवर्तनांक, ठीक है, एक तरफ क्या लिख लो अपवर्तनांक, और एक तरफ क्या लिखोगे आप लोग प्रकाशीय घनत्व। ये चीज आपको आनी चाहिए भाई, ये बहुत बेसिक कंसेप्ट आपको मैं लिखा रहा हूं जो आपको ना किताबों में समझ में नहीं आएगा आसानी से, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, इसको नोट कर लेना। अपवर्तनांक हो गया, प्रकाशीय घनत्व हो गया, एक हमारे पास क्या आ जाएगा माध्यम कौन सा होगा, ये आप इसको चाहे ट्रिक समझ लीजिएगा, प्रकाशीय घनत्व हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अब देखो पहला केस है कि अपवर्तनांक का मान क्या हो रहा है बढ़ रहा है, ठीक है, ज्यादा है। अपवर्तनांक का मान क्या हो रहा है बढ़ रहा है, या हम लोग लिख लेंगे इसकी वैल्यू क्या हो रही है बढ़ रही है, बढ़ रहा है। कब? जब प्रकाशीय घनत्व का मान भी क्या हो रहा है बढ़ रहा है, इसका मान भी क्या होता है बढ़ता है, तो उस केस में तो माध्यम कौन सा होता है भाई सघन, और प्रकाश की चाल क्या हो जाती है कम, प्रकाश की चाल क्या हो जाती है कम, ये आपको ध्यान रखना। इस तरीके से एक टेबल प्लॉट कर लो आप तो प्रकाश की चाल यहां पर क्या हो जाएगी कम। दूसरा केस अगर हम लोग बात करें कि अगर अपवर्तनांक का मान क्या हो रहा है कम हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है कम, तो प्रकाशीय घनत्व का मान भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, इसमें प्रकाशीय घनत्व का मान भी क्या हो जाएगा कम, और माध्यम कौन सा होगा विरल।
माध्यम ये हमारे पास हो जाएगा विरल, और इसकी चाल भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसकी चाल का मान क्या हो जाएगा, अधिक, या चाल बढ़ती है। इसका चाल का मान क्या होता है, चाल का मान बढ़ता है। तो ये मैंने आपको टेबल लिखवा दी है, जो टेबल आपको याद रखनी है। इन दो फॉर्मूले से कई बार पेपर में क्वेश्चन आया है, बड़ा बेसिक कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है। अब देखो दोस्तों, हम अगर बात करते हैं आगे कि अपवर्तनांक के आधार पर हम लोग देख रहे हैं, तो ये बताओ कि इसमें हम लोग देखें, ये हो गया हमारे पास, ये हमने पढ़ लिया। अब आगे देखो, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि अपवर्तनांक के आधार पर एक चीज समझ में आ रही है कि प्रकाश की जो गुण है उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या। इस अपवर्तन के अंदर ये अपवर्तनांक वाला जो टॉपिक है वो चल रहा है, तो वो तो हमें समझ में आ गया कि इसमें जो अपवर्तन हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि चाल की अगर बात कर रहे हैं तो इस मीडियम में इसके आधार पे देख लेते हैं कि अपवर्तनांक घटने बढ़ने से चाल पे भी फर्क पड़ रहा है। लेकिन एक हमने परावर्तन पे देखा था, तो चाल, तरंग दैर्ध्य, माध्यम और उसका क्या होगा, आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। लेकिन दोस्तों अपवर्तन के केस में देखो, चाल, माध्यम और तरंग दैर्ध्य, ठीक है, और तरंग दैर्ध्य की बात करेंगे, एक हमारे पास लास्ट क्या बचेगी, आवृत्ति, एक बचेगी हमारे पास आवृत्ति। अब ये सुनो, ये तीनों की तीनों क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं। ये तीनों तो क्या होते हैं, परिवर्तित, लेकिन ये अपरिवर्तित रहती है, ठीक है, ये क्या होती है, अपरिवर्तित रहती है। देखो चाल है वो किस पर डिपेंड करती है, तरंग दैर्ध्य पर, ठीक है, और तरंग दैर्ध्य किस पर निर्भर करती है, माध्यम पर। और मैंने आपसे बताया अभी कि प्रकाश की किरण कहां जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, ऐसे आती है ना, ठीक है, ऐसे आएगी तो हमारे पास ऐसे आएगी तो ये माध्यम चेंज होगा, माध्यम चेंज होगा तो तरंग दैर्ध्य चेंज होगी, और तरंग दैर्ध्य चेंज होगी तो यहाँ पर प्रकाश की चाल का मान भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। लेकिन आवृत्ति पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आवृत्ति इस तीनों चारों चीजों पे से किसी पर निर्भर नहीं करती है। तो आप उसकी तुलना कर लेना प्रकाश के परावर्तन की, क्योंकि उसमें केवल सारी चीजें समान रहती है। यहां से कंफ्यूज कर देगा आपको और क्वेश्चन डाल देगा कि अपवर्तन में, ठीक है, आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपको उसमें क्या लगाना है, अपरिवर्तित या नो चेंज, या रिमेनिंग क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। आगे देखो हम लोग बात करें, एक छोटा सा टॉपिक है क्रांतिक कोण। नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा आप लोग। अब क्रांतिक कोण से पहले मैं इसके उपयोग लिखा दूं तो कैसे रहेंगे, ठीक है, उपयोग आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो देखो इसके उपयोगों की बात करें, अपवर्तन के जो हमारे पास उपयोग है, कि अपवर्तन के उपयोग या अपवर्तन के कारण जो चीजें होती है, पहला देखो कारण क्या है, तारों का टिमटिमाना। इसके जो उदाहरण है, एक तरह के उपयोग सुन लो, या अपवर्तन के क्या लिख लो, उदाहरण लिख लो, तारों का टिमटिमाना पहला, ठीक है। दूसरा स्विमिंग पूल के स्तर का उठा हुआ दिखाई देना। एक साथ में हम लोग देखो, अगर यदि हम लोग देखते हैं कई बार इस तरह की घटना है, ये हमारे पास पानी होता है और यहाँ पर क्या होता है, सिक्का। ये जो सिक्का पड़ा होता है ना, तो ये हम लोग यहाँ पे ऐसे करके बनाते हैं, तो प्रकाश की किरण कैसे आती है, ऐसे, लेकिन हमको ये दिखाई कैसे देता है, यहाँ पर ये सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है। तो हम एक चीज ये भी लिख सकते हैं, कई बार आता है पेपर में, पानी में रखा सिक्का ऊपर की ओर उठा दिखाई देता है, ऊपर की ओर उठा दिखाई देता है। किसके कारण देता है वो, अपवर्तन के कारण। और आपने एक चीज और देखी होगी कि अगर हम लोग नींबू को डालते तो इतना है, लेकिन वो दिखाई कितना देता है, ऐसा मोटा दिखाई देता है। नींबू का पानी में अपनी आकृति से अधिक बड़ी आकृति में दिखाई देना, अपनी आकृति से अधिक बड़ी आकृति में दिखाई देना, अधिक बड़ी आकृति में दिखाई देना, ठीक है, वो किसके कारण होता है भाई, अपवर्तन के कारण होता है। देखो बहुत एग्जांपल है इसके, तारों का टिमटिमाना हो गया। अब देखो कोई भी आप लोग देख से चीजों को देखते हो, मैं आपको इसका कंसेप्ट बता देता हूं। देखो इसका कंसेप्ट देखिएगा आप लोग, कि मान के चलो कि हम लोग ये चीज देख रहे हैं, यहां पर एक सेकंड रुको, ये रहा जैसे मैंने कहा आपसे कि ये हमारे पास क्या है, गिलास है, ठीक है। इस गिलास में ये सब पे लागू होता है ज्यादातर,
ये गिलास है, ठीक है, गिलास की हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से इसमें पानी भरा हुआ है, ये हो गया, ये पानी भरा है, ठीक है। अब हम लोग इसको यहां से देख रहे हैं और इसमें क्या है, एक सिक्का भरा हुआ है। अब ये सिक्का है ना, यहाँ पे ये जो सिक्का है कुछ समय के बाद हमको कहाँ दिखाई देता है, इस जगह पे दिखाई देता है। अब क्यों दिखाई देगा, मान के चलिएगा हम यहाँ से देख रहे हैं, हमारी आंख ये है, ठीक है, इस तरीके से हमारी आंख है, तो प्रकाश की किरण कैसे आती है, यहाँ आती है। अब देखो ऊपर कौन सा माध्यम है, इस लाइन से ऊपर कौन सा माध्यम है बताओ, ये है हमारे पास विरल, और ये कौन सा माध्यम है, सघन। ध्यान से देखना इस कंसेप्ट को, ये कौन सा माध्यम है हमारे पास, ये, और बड़ा बना देता हूं चित्र को जिससे तुमको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखो हम लोग अगर बात करें इस तरीके से, तो ये हमारे पास यहाँ, ये तो हो गया पानी, ठीक है, ये हमारे पास इसमें क्या हो जाएगा, पानी। और यहां हम लोग बात करेंगे सिक्के की, तो यहां पर क्या पड़ा हुआ है, ये सिक्का। यही सिक्का हमको कहां उठा दिखाई देता है, इस लेवल पर दिखाई देता है, यहां पर। अब हमने यहां से देखना स्टार्ट किया इस तरीके से, यह हमारी आंख है, इस तरीके से यहां से प्रकाश की किरण आएगी ऐसे करके, ठीक है। अब ये जो माध्यम है ना, इससे ऊपर ये हमने इसको क्या दे रखा है, बिरल, और ये क्या हो जाएगा, सघन। क्योंकि देखो ये क्या है, पानी, और ये क्या है हमारे पास, हवा। हवा पानी की तुलना में कम सघन है, सीधी बात है, ठीक है। ये जो सघनता है उसके हवा के अंदर क्या है, कम है, और इसके अंदर क्या है, ज्यादा। अब हम लोग बात करते हैं कि देखो ये अगर कोई प्रकाश की किरण बिरल से कहाँ आती है, सघन में, बिरल से कहाँ आती है, सघन में, तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे ये वाली चीज होगी, बिरल से सघन में आएगी तो ये माध्यम अभिलंब की ओर झुक जाती है। अगर ये किरण आएगी तो देखो अभिलंब कहाँ है, इस तरीके से, तो ये कहाँ ऐसे करके आएगी, जानी तो कैसे चाहिए थी ये, ऐसे। देखो ये आती है, जानी तो कैसे चाहिए थी ये, ऐसे। लेकिन ये देखो जब हमको दिखता, एक्चुअल में होता कहाँ है, ये होता तो यहाँ पर है ये, ठीक है, लेकिन होता कहाँ पर है, यहाँ पर होता है, लेकिन हमको दिखाई कहाँ देता है। देखो ये अभिलंब है तो प्रकाश की किरण ऐसे आएगी, तो ये एक सेकंड रुको, ये प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, यहाँ आ रही है ये, और यहाँ आने के बाद देखो ये अभिलंब है, तो जानी तो कैसे चाहिए थी, इस तरीके से जानी चाहिए थी, लेकिन ये ऐसे जाती है कि हम लोग प्रकाश की किरणों को देखते हैं कि दोबारा से, तो ये जाएगी कैसे, इस तरीके से। तो हम लोग देखें कि ये हमें यहाँ से कहाँ दिखाई देगा, ऊपर की ओर उठा दिखाई देगा। अब इसमें कई कंसेप्ट छिपे हुए हैं भाई, ठीक है, इसमें कई कंसेप्ट छिपे हुए हैं कि हम लोग ये देखें कि बिरल टू सघन, सघन टू बिरल। तो इस कंडीशन में हमारी आंखें ना इसको कैसे देख पाती है कि ऊपर उठा दिखाई देख पाती हैं। यहां से हम लोग देखते हैं तो ये कौन सी होती है, देखो ये अगर सिक्के की बात करेंगे, सिक्का यहां तक है, तो इसको कौन सी गहराई बोलते हैं, ये होती है दोस्तों वास्तविक गहराई। ये कौन सी गहराई होती है, वास्तविक गहराई होती है, ये बात ध्यान रखना। अगर हम लोग बात करेंगे, ये जो गहराई होती है, देखो ये हमें प्रतीत हो रही है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग आभासी गहराई, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, आभासी गहराई। आभासी का मतलब हमको ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पे ये चीज है। ये हमारे पास हो गया वास्तविक गहराई वाला कंसेप्ट, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, आभासी गहराई वाला कंसेप्ट। कि जैसे हम लोग मान के चले कि वस्तु, इस सिक्के को हमने इसमें कितनी हाइट पे कितनी गहराई पे डाला था भाई, मान के चलो हमने डाला था भाई 5 सेंटीमीटर पे, तो ये जो हमें ऊपर दिखाई दे रहा है ये कितनी दूरी पर दे रहा है, मान के चलो 2 सेंटीमीटर पे। तो वास्तविक गहराई तो ऑफकोर्स ज्यादा होगी, इसकी आभासी गहराई से हमें ऊपर दिखाई देगा। तो इसको आप लोग ध्यान रखना। देखो अगर हम लोग नेक्स्ट अगर बात करें इसके उपयोगों के बाद, अब हम आते हैं सीधे किस पे, क्रांतिक कोण। हेडिंग लगाइएगा आप लोग, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, ठीक है, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्रिटिकल एंगल। अब सुनो, देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यदि हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब बर्तन, इस केस में हमने इसको क्या बना लिया, एक बाउंड्री लेयर बना ली यहां पे इस तरीके से, और ये एक हमने क्या खींच लिया, अभिलंब। दोस्तों यहां पर कौन सा माध्यम है, बिरल, और यहां पर कौन सा माध्यम है, सघन, ठीक है। अब हम लोग लेते हैं प्रकाश की किरण को, यहां से गुजारते हैं। प्रकाश की किरण इस तरीके से जाती है, ठीक है, कैसे जाती है, इस तरीके से निकलती है, और ये सघन से कहां जा रही है, बिरल में जा रही है, तो इसके साथ कितना कोण बनाएगी, आपतन कोण बनाएगी, और ये हमारे पास हो गई आपतित किरण। ये कौन सा कोण बनाएगी, आई बनाएगी। अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई प्रकाश की किरण यहां से चलती है तो ये क्या होगा, इसका अपवर्तन होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ ना क्लू देता हूं इसका, कि मान के चलो कि प्रकाश की किरण इस तरीके से आती है, तो जानी तो कैसी चाहिए थी, देखो दोस्तों जानी तो कैसे चाहिए थी, इस तरीके से, जानी तो कैसे चाहिए थी, इस तरीके से, लेकिन जाती कैसे है, यदि ये कौन सा माध्यम है, सघन, और ये कौन सा माध्यम है, बिरल, वही नियम लागू हो रहा है, तो ये जाएगी कैसे,
ये इससे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो ये अविलंब की ओर नहीं जाती, अविलंब से दूर हट जाती है। अब आप मान के चलो कि ये एंगल मैंने मान के चले कितना है, ये 20 डिग्री, ये इसको मान लीजिएगा 30 है। कितना है ये 30। मैंने जब इस 30 एंगल पे इसको आपतित कराया 30 एंगल पर, तो ये कितने पे आ गया, यहां पे आ गया, ये यहां पर आ गई। लेकिन मैंने इसका एंगल और बढ़ा दिया, इसको कितना कर दिया मैंने, और 40 या 45 कर दिया, तो ये यहां पर आ गई किरण, यहां पर आ गई। ठीक है, मतलब जैसे जैसे हम लोग अपवर्तन कोण को आपतन कोण को बढ़ा रहे हैं, तो इसका मान भी क्या हो रहा है, अपवर्तन कोण का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन आप एक चीज और देखो यहाँ पे कि अगर ये घटना होती जा रही है तो आगे हम लोगों ने देखा कि इसको और बढ़ाया। एक ऐसी घटना होती है दोस्तों, जैसे जैसे हम लोग आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं, तो देखो इसका यहां था तो ये यहां पर आई, इसका यहां था तो ये यहां पर आई। हमने ऐसा देखा कि आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तित किरण कितना डिग्री का कोण बनाती है, अपवर्तन कोण कितना बनाती है, इस एंगल पर वापस ये यही लौट आती है और कितने डिग्री का कोण बनाती है दोस्तों, 90 डिग्री का। ठीक है, आपतन कोण का वह मान, इस एंगल को हम बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, हमने देखा कि ये पहले एक बार यहां आ गया, एक बार ये यहां आ गया, एक बार ये यहां आ गया। लेकिन एक ऐसा एंगल आया जिस पर ये किरण अपवर्तन कोण का जो बनाती है मान, वो कितना बनाती है, 90 डिग्री का बनाती है। अर्थात इस रेखा पर वापस क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है। तो आपतन कोण के इस मान को क्या कहते हैं हम लोग, क्रांतिक कोण। क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। वापस से सुन लीजिएगा, आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण का वह मान जिस मान पर आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, कितना अपवर्तन कोण बनाती है, 90 डिग्री। तो उस आपतन कोण के मान को क्या कहेंगे, इस आई के इस मान को क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल। देखो यहां अगर हम बात करेंगे इस तरीके से, तो ये हमारे पास हो जाएगा आपतन कोण। तो ये अपवर्त जानी तो कैसे चाहिए थी, इस तरीके से जानी चाहिए थी दोस्तों, लेकिन ये ऐसे नहीं जाती है, ये वापस कितने एंगल पर आ जाती है, इस तरीके से लौट आती है। और ये जो कोण बन रहा है यहां से लेके यहां तक, मैंने कहा था ना ये कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। तो इस मान को, ठीक है, अगर एक ऐसा मान सेट कर देंगे तो इस आई को, इस आपतन कोण को किसके बराबर कर देंगे हम लोग, क्रांतिक कोण के। आपतन कोण किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों क्रांतिक कोण के, क्योंकि इसी कोण को सेट किया है तभी जाके इसका अपवर्तन हुआ है। इसका मतलब हो गया आई किसके बराबर हो गया, थीटा सी के। ठीक है, आई किसके बराबर हो गया, आई सी के या थीटा सी के, जिसको हमने बोला क्रांतिक कोण। अब देखो सुनो, मैं इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूं, क्योंकि आपको डेफिनेशन से ही कंसेप्ट क्लियर होगा। जब तक मैंने बोल दिया लेकिन नहीं आप लोग याद करोगे तो दिक्कत रहेगी। देखो लिख लो इसकी डेफिनेशन, आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तित किरण अविलंब के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है, या 90 डिग्री पर अपवर्तित होती है, या 90 डिग्री पर क्या होती है, अपवर्तित होती है। यह आपको ध्यान रखना है, या 90 डिग्री पर अपवर्तित होती है। तो आपतन कोण के इस मान को क्रांतिक कोण कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, क्रांतिक कोण कहते हैं। अब देखो हमने कहा कि जो ये कोण बन रहा है ना, आपतन कोण, इसी को हमने क्या बोला, क्रांतिक कोण बोला। इसीलिए हमने आई को किसके बराबर कर दिया भाई, थीटा सी। थीटा सी लिख दो, या आप लोग आई सी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे सर ये तो अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होगा, बिल्कुल होगा भाई। पानी की बात करेंगे तो पानी के लिए अलग होगा, कांच की बात करेंगे तो कांच के लिए अलग होगा, हीरे के लिए बात करेंगे तो हीरे के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। और यहां मैं कुछ चीजों का लिखा रहा हूं जो आपको याद रखना है, डायरेक्ट हिट पेपर में आता है। ठीक है, आपके ना सीधे साधे से नंबर होते हैं कि आपसे पूछा जाता है डायमंड का,
क्रांतिक कोण कितना होगा, तो वो आपको समझना है। आपको ये चीज जरूर समझनी है कि ये कंसेप्ट क्या है। बिना कंसेप्ट समझे आप लोग तुक्का लगाओगे, समझोगे नहीं, रटोगे, तो कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, जिस एंगल से ये जा रही है ना, तो ऐसा कोई एंगल सेट हो गया यहाँ पे, ऐसी घटना हो गई जिसकी वजह से अपवर्तित किरण जानी तो चाहिए थी ऐसे, लेकिन ये वापस 90 डिग्री पर क्या हो गई, अपवर्तित हो गई। ठीक है, उस कोण पर हुई ना, उसी को हमने क्या बोला है, क्रांतिक कोण। अब देखो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उनको लिख लो। कि जैसे मीडियम्स के बारे में बात करें कि कौन कौन से मीडियम्स में इसका मान ज्यादा होगा या कौन कौन से के मान में कम होगा, तो वो कुछ इंपॉर्टेंट क्रांतिक कोण है, महत्वपूर्ण, ठीक है, क्रांतिक कोण। 3-4 लिखा रहा हूं मैं आपको, देखो 3-4 को लिख लो। पहला है हमारे पास कांच, ठीक है, गिलास का है। ग्लास में भी ना देखो हमारे पास, पहले से रुको, पानी का लिख देता है। पानी का कितना है, 48.75, ठीक है। एक हमारे पास है क्राउन कांच का। क्राउन कांच का कितना होता है, 41.14 डिग्री, ठीक है। एक है हमारे पास फ्लिंट कांच का, कितना होता है, 37.31 डिग्री। यह आपको पता होना चाहिए। एक हमारे पास जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये देखो, ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है वैसे, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हीरे का पूछा जाता है ज्यादातर। हीरे का क्या होता है, हीरे का होगा 24.4 डिग्री। वैसे 42 होता ही है, अगर एग्जैक्ट और देखो तो 2 पॉइंट तक तो क्या हो जाएगा, 42 होता है 42। लेकिन कई बार पेपर में ज्यादातर इसी एक ही दशमलव तक, एक ही डेसिमल तक पूछेगा, जो आपको याद रखना है। तो पानी का हो गया, क्राउन कांच का हो गया, क्लिंट कांच का हो गया, हीरे का हो गया। अब देखो मैं आपको एक कंसेप्ट और समझाना चाहता हूं जो स्नेल के नियम से संबंधित है, इसके रिगार्डिंग। अब हम लोग बात कर रहे थे, देखो क्या, कि प्रकाश की किरण इस तरीके से आ रही थी, इस माध्यम से जा रही थी ऐसे करके, और ये वापस कैसे आ रही थी, इस माध्यम से। और ये हमने मान लिया माध्यम कौन सा है, फर्स्ट, जिसको हमने क्या कहा भाई, विरल का, ठीक है। एक को हमने क्या कर दिया, माध्यम फर्स्ट सेकंड भी मत कहो, इसको हमने क्या बोला, सघन। ये हमारे पास कोई कोण है, इसको हमने क्या बोल दिया, आई बराबर क्या कर दिया भाई, IC। इसको हमने कहा था सघन। तो क्योंकि कंडीशन पूर्ण इसके लिए एक ही चीज है कि ये हमने देखा है कि यहाँ पर एक सघन होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, विरल। ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। अब देखो इसको आप फर्स्ट करते हो, इसको तो क्या करना पड़ेगा, इसको सेकंड। इसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा दोस्तों, μ1। इसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, μ2। इसकी तुलना में ये कैसा है, विरल, और ये हमने मान लिया क्या है दोस्तों, एयर। ये कौन सा माध्यम है, हवा। स्नेल का नियम क्या कहता है, देखो स्नेल के नियम को अप्लाई करते हैं। स्नेल के नियम में ये होता है कि इस माध्यम का अपवर्तनांक, हम लोग देखते हैं कि इस माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा वो उल्टा, देखो एक जो मैं आपको बता देता हूं, μ2 बटे क्या था, μ1 था, बराबर क्या था, साइन आई बटे क्या था, साइन आर। अगर हम लोग क्रॉस गुना करेंगे इनका तो क्या आएगा हमारे पास, μ2 इंटू साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, μ1 इंटू साइन आई। क्योंकि जो ये कंसेप्ट से नहीं कंसेप्ट निकल के आएगा, ध्यान रखना। μ2 इसका गुना किया साइन आर, मतलब उसी माध्यम का अपवर्तनांक जिस माध्यम में ये कोण है, और उसी माध्यम का अपवर्तनांक जिस माध्यम में ये कोण बन रहा है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर मैं इसको माध्यम को, इस माध्यम के अपवर्तनांक को μ1 देता हूं, इसको क्या देता हूं, μ2 देता हूं, तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि इसका मान कितना है हमारे पास, कोण का 90 डिग्री। तो ये जो है ना 90 डिग्री, ये किसके बराबर है, ध्यान रखना, आर के बराबर है। मैंने यही कंसेप्ट लगा दिया, तो μ1, ठीक है, ये कोण कितना है मेरे पास, साइन IC, ठीक है, क्या लिख रहा है, साइन IC। इसको मैंने लगा दिया इस माध्यम का अपवर्तनांक, और इसी माध्यम की क्या हो जाएगी, ज्या हो जाएगी, साइन IC बराबर। इसका देखा अपन ने कि इसका क्या है, μ2, और इस माध्यम का जो कोण है वो कितना है, 90 डिग्री, ठीक है भाई। अब आप सुनो, जो हवा का अपवर्तनांक होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखाया था, μ2 का मान कितना हो जाएगा, 1। हवा का अपवर्तनांक कितना होता है, 1, ठीक है। हवा का कितना होता है, 1 होता है। जो आपको ध्यान रखना है कि हवा के लिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 के लिए इसको क्या बोल देंगे, μ1 इंटू साइन IC, ठीक है। और यहाँ इसका मान कितना हो जाएगा, μ2 का, क्योंकि μ2 हमारे पास क्या है, एयर है, तो एयर का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1। यहाँ से एक रिलेशन निकल के आ गया, और हमने देखो म्यू को ना एक पल के लिए क्या दे दिया दोस्तों, μ1 बराबर हमने क्या मान लिया, म्यू ले लिया। तो μ1 बराबर म्यू, तो इसको हमने क्या लिख दिया, म्यू इंटू, हमने एक रिलेशन निकाला यहाँ पे, साइन IC बराबर क्या आ गया, 1। तो एक रिलेशन ये निकल के आ गया हमारे पास, ठीक है। इससे क्या सिद्ध हो रहा है, इससे एक चीज सिद्ध हो रही है कि यहां पर देखो, यहां मैं लिख देता हूं म्यू इंटू साइन IC बराबर 1, और यहां से हमारे पास रिलेशन आ गया म्यू बराबर 1 अपॉन साइन IC,
ठीक है, इसका अर्थ ये हो गया कि जो म्यू होता है वो किसके इरिवर्सिबल होता है, साइन आईसी के। इसके होता है साइन आईसी के। ये जो क्रांतिक कोण है उसकी ज्या हो गई और क्या हो गया, म्यू। यदि अगर हम लोग क्रांतिक कोण का मान बढ़ाते हैं, अब सुन लो आप, यदि हम लोग क्रांतिक कोण का मान बढ़ाते हैं तो अपवर्तनांक का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। ये ऐसा रिलेशन है। यदि देखो आईसी का मान बढ़ेगा तो आप लोग ध्यान रखना, आईसी का मान बढ़ेगा तो म्यू का मान क्या होगा, कम। अगर आईसी का मान घटेगा तो म्यू का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा। समझ गए। अगर हम लोग ज्यादा संख्या का भाग देंगे नीचे से तो हमको आंसर क्या मिलेगा, कम। और कम का भाग देंगे तो हम क्या मिलेगा, हमको ज्यादा। तो ये कई बार पेपर में आया है कि क्रांतिक कोण का मान बढ़ाने पर अपवर्तनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या अगर यदि हम लोग क्रांतिक कोण को घटा दें तो अपवर्तनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोनों को एक दूसरे के क्या होते हैं, इरिवर्सिबल। दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, आपको ध्यान रखना है ये वाला। ठीक है, इसके दो निष्कर्ष निकल के आते हैं और वो क्या है हमारे पास, ये वाले। तो आप अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से इसको सजा के लिख ले, जिससे आगे एग्जाम में आपके काम आए। अब देखो, अगर हम लोग क्रांतिक कोण की बात करेंगे, जब क्रांतिक कोण पढ़ लिया तो फिर पूर्ण आंतरिक नहीं पढ़ा, पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं पढ़ा तो फिर मजा ही किस बात का। क्योंकि ये जो टॉपिक है ना क्रांतिक कोण वाला, ये उसी से संबंधित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। देखो, जब अगर ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा ना अपन को, तो अगर वो तो समझना बहुत ही आसान हो जाएगा बिल्कुल। उसको तो हम लोग यूं चुटकियों में समझ लेंगे दोस्तों। तो आप हेडिंग लगाओ आगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या आएगा कि अगर यदि हम लोग एक चीज देख रहे हैं यहाँ पे, यहां हमारे पास एक माध्यम है, दूसरा हमारे पास क्या है, ये, इसको हमने क्या बोला, अभिलंब। इसको हमने क्या बोला, अभिलंब। दूसरा ये कौन सा माध्यम हो गया हमारे पास, विरल। और ये कौन सा हो जाएगा, सघन। अब हमने प्रकाश की किरण को कहां से निकालना स्टार्ट किया। प्रकाश की किरण इस तरीके से विरल सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है। कहां आती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। और ये कितना कोण बनाती है, अभी जितना भी कोण बनाएगी उसको हम क्या बोल देंगे, आपतन कोण। अब देखो, इस घटना को मैं आपको यहां समझाता हूं। यदि कोई प्रकाश की किरण इधर, ये विरल है और ये क्या है, सघन। हमको एक चीज तो अच्छे से मालूम है कि अगर सघन से विरल में आती है तो जानी तो कैसे चाहिए, इस तरीके से, लेकिन ऐसे तो ये जाती नहीं है, ये नहीं जाती, ये बदमाश है। ये कहां चली जाती है, इस अभिलंब से भी कहां चली जाती है, दूर चली जाती है। कहां चली जाती है, अभिलंब से दूर। देखो, इसको जाना तो चाहिए था दोस्तों, किस तरीके से, ऐसे, लेकिन ये ऐसे नहीं जाती, अभिलंब से क्या हट जाती है, दूर हट जाती है। अब देखो, मैंने मान के चलिएगा कोई एंगल ऐसा सेट कर रखा था, जैसे मैंने कर रहा था 40 डिग्री। इस प्रकाश की किरण को मैंने कितने डिग्री पर आपतित कराया, 40 डिग्री पर। लेकिन जब ये कोण कितना बना रही थी, इतना, लेकिन मैंने और एंगल का मान बढ़ा दिया, यहां पर और एंगल बढ़ा दिया, जैसे मैंने कितना कर दिया, 45। तो ये कोण कितना बनाने लगी, इतना। पहले इतना था, अब हो गया इतना। फिर मैंने देखा कि ये वाली घटना हो गई कि एक और बढ़ाया, तो उसमें जैसे मैंने कितना कर दिया, 55। तो उस केस में ये अपवर्तित होकर कौन सी लाइन पे आ गई, ये इस लाइन पे आ गई। ठीक है, तो ये कितना कोण बनाएगी, यहाँ पर ये कोण बनाएगी, और ये कितने कोण का होगा हमारे पास, 90 डिग्री का। तो आपतन कोण का इतना मान हो गया जिस पर अपवर्तित किरण कितने डिग्री पर अपवर्तित हो रही है, 90 डिग्री पर। कितने डिग्री पर हो रही है, 90 डिग्री पर अपवर्तित हो रही है। तो दोस्तों, अब एक घटना घटेगी यहाँ पर कि मैंने ये केस तो आपको पढ़ा ही दिया कि आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण का वह मान जिस पर जो अपवर्तित किरण होती है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का। लेकिन यहां केस दूसरा है कि मान के हम लोग चलेंगे कि ये ऐसा हो रहा है। यहाँ पे देखो, इसको मैं और क्लियर कर देता हूं आपको कि हमारा क्रांतिक कोण का मान कितना था, ये मान के चलिएगा क्रांतिक कोण था। ठीक है, और जाना हम लोगों को ऐसे था। तो अब हम डेफिनेशन पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्या पढ़ेंगे कि आपतन कोण का क्रांतिक कोण से ज्यादा वह मान, ठीक है, जिस पर अपवर्तित किरण अपवर्तन के बाद उसी माध्यम में क्या आ जाती है, वापस लौट आती है। जैसे ये प्रकाश की किरण चलती है, ये हमारे पास ये है कौन सी किरण, प्रकाश की किरण कितने एंगल पर है, ये क्रांतिक कोण पर। लेकिन इसका मान हम बढ़ाएंगे क्योंकि इस पर तो ये कैसे आती है, ऐसे। लेकिन जब बात अगर इसकी रहेगी, ठीक है, जब बात किसकी रहेगी, इसकी रहेगी, तो देखो ये कैसे निकलेगी, मान के चलिएगा ये दूसरी किरण है जो इससे जाके जाती है, ज्यादा एंगल पर जाती है। ठीक है, तो इस क्रांतिक कोण से ज्यादा आपतन कोण का मैं मान, जिसके कारण ये हमारे पास विरल माध्यम है
और ये हमारे पास कौन सा है, सघन। तो अपवर्तन होगा तो वापस ये इसी माध्यम में क्या होती है, लौट आती है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखो सेम माध्यम में हो रहा है, इसीलिए हमने क्या बोला इसको, परावर्तन। क्या बोला, परावर्तन। अगर अलग से अलग माध्यम में होता तो हम क्या बोलते हैं इसको, अपवर्तन। तो इसीलिए इसका नाम में क्या जुड़ा होता है, ये बात ध्यान रखना, इसको क्या जुड़ा होता है, परावर्तन। आप कहोगे सर हम अपवर्तन पढ़ रहे थे, आप परावर्तन पढ़ाने लग गए, लेकिन इसमें जुड़ा इसलिए मैंने कंसेप्ट, क्योंकि कल को आपको कंफ्यूजन हो, ये चीज अभी क्लियर कर लीजिएगा कि हमने अगर बात करी थी क्रांतिक कोण की तो हम इसको कितने डिग्री पर लाए थे, 90 डिग्री पर, ठीक है भाई। लेकिन हमने देखा था कि पहले इसका मान था तो ये यहां आ रही थी, ठीक है, लेकिन इसके मान को एक ऐसी जगह सेट किया जिससे 90 डिग्री पर वापस आ गई, पहली चीज। लेकिन हमारे मन में हमको चैन नहीं आ रहा, हमने फिर है ना मान इसका बढ़ा दिया दोस्तों। क्या कर दिया हमने, इसका मान बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया, इस क्रांतिक कोण से भी क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया। क्रांतिक कोण से जैसे ही ज्यादा किया तो एक घटना और घट गई कि ये किरण जैसे ही जा रही थी ना, जिस माध्यम से जा रही थी उसी माध्यम में वापस लौट के आ गई, और इसी घटना को नाम हमने क्या दे दिया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब आप देखो, मैं इसकी डेफिनेशन क्लियर कर देता हूं आपको कि हम डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं अपना। आप लोग इधर देखो कि हम लोग ये कह रहे हैं कि इसको जाना तो चाहिए था दोस्तों, कैसे, ऐसे, लेकिन ये वापस कैसे आ जाती है, ये हमारे पास वापस इसी माध्यम में लौट आती है अपवर्तन के परावर्तन के पश्चात। तो ये कौन सी किरण हो गई, परावर्तित किरण, ठीक है, ये कौन सी किरण हो गई, परावर्तित किरण, और ये हमारे पास लौट आती है, इसको हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। आप लोग इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूं जिससे आप लोगों को मैंने जो बोला है वो समझ में आ जाए। देखो, यदि 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 प्रकाश की किरण, यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो, ठीक है, विरल माध्यम में जाती है तो क्रांतिक कोण से, तो आपतन कोण का सघन माध्यम में जाती है तो, पर यहां पर हम देखेंगे कि जो या विरल माध्यम से कहा जाए, सघन माध्यम से कहा जाएगी, विरल में जाएगी। पहली केस तो ये हो गया। उसके बाद जो इसका जो आपतन कोण होगा, क्रांतिक कोण से ज्यादा आपतन कोण का वह मान यहां लिख देंगे, ठीक है, यहां लिख भी देंगे। तो क्रांतिक कोण से ज्यादा, क्रांतिक कोण से ज्यादा आपतन कोण का वह मान जिस पर प्रकाश की किरण, जिस पर प्रकाश की किरण पुनः परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस आती है, ठीक है। तो इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, समझ गए, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ना हम लोगों ने टी फॉर टोटल, TIR के नाम से भी जानते हैं, टी फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब आंतरिक रूप से ही क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता रहता है। तो उस घटना को हम लोग क्या कहेंगे, ये वाली। तो ये जो कोण बन गया देखो, ये वाला, ये इसका क्या हो गया, परावर्तन कोण हो गया। तो आपको ध्यान रखना है। अब सुनो कि यहां ये घटना समझ में आ गई सभी को कि प्रकाश की किरण। अब आप लोग बताइएगा, आपसे पूछा जाए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए क्या आवश्यक है, प्रकाश की किरण कहां से कहां जाए भाई, सघन से कहां जानी चाहिए। पहले कंडीशन क्या है कि सघन से क्या होनी चाहिए, विरल में जानी चाहिए। तो देखो मैं आपको नोट करा देता हूं ये सारी चीजें, ये बार बार दिक्कत कर देता है यार, एक सेकंड को, कि यहां हम लोग देख रहे हैं कि इससे पहले देखो हमने देखा कि प्रकाश की किरण को कहां से कहां गुजार रहे थे हम लोग, सघन से विरल में गुजार रहे थे। पहली कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, देखो दूसरी कंडीशन में हमको एक चीज मिलता है कि पहली कंडीशन के आवश्यक शर्त है, इसके लिए क्या कंडीशन होना जरूरी है कि अगर कब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा ये भी हमें पता होना चाहिए कि किरण कहां से कहां गुजरे, प्रकाश की किरण कहां निकले, सघन से कहां जानी चाहिए भाई, सघन से विरल में।
विरल से सगल में ये नहीं होता है, तब ही संभव होगा। आप अगर इसमें ये घटना कर दोगे ना कि प्रकाश की किरण को कहोगे सर मैं तो विरल से कहां भेज रहा हूं, सघन में, तो ये घटना नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना, केवल इसी में ही होगी, पहला केस। दूसरा कि हम लोग बात करें कि आपतन जो है ना, आपतन कोण का मान, ये भी कंडीशन ध्यान रखना, आपतन कोण का मान, आपतन कोण क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, ज्यादा। आपतन कोण क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, ज्यादा, तो ये घटना होगी, तो ये घटना होगी, अदरवाइज ये नहीं होगी। क्योंकि ये आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये घटना तभी हो रही है कि अगर यहां हमारे पास आपतन कोण है, इस पर हमारे पास इतनी आ रही है, इसको हम लोग इतना करेंगे तभी जाके वापस आएगी ये। तो ये घटना तभी संभव है जब हमारे पास आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या है, ज्यादा। तो ये पेपर में आ जाती है कई बार शर्तें कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो कई बार तो दोनों ही अवेलेबल होती है और कई बार एक ही अवेलेबल होती है, ठीक है। तो आपको आंसर देने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा तो फिर आपको दिक्कत रहेगी। अब देखो, आप कहोगे सर इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान, इसके कोई एग्जाम्पल बता दो हमें। बिल्कुल बताएंगे एग्जाम्पल। तो आप नेक्स्ट लिखिएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण की अगर हम लोग बात करेंगे तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का पहला उदाहरण है हीरे का चमकना, हीरे का चमकना। दूसरा है मरुस्थल में मरीचिका, या इसी को देखो पता क्या बोलते हैं, मिराज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मिराज, खाने वाला नहीं है, मिराज का बनना, ये भी एक घटना होती है। अब देखो सुनो, हीरे का चमकना, मरुस्थल में मिराज का बनना, एक और है ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, ऑप्टिकल प्रकाश, जिसे उसको हम लोग बोलते हैं ना प्रकाशीय तंतु। ये पेपर में बहुत आता है भाई, तीनों एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाशीय तंतु जिसको हम कई बार बोलते हैं, इंग्लिश में भी लिख देते हैं और हिंदी में लिखा जरूर आता है, ये ऑप्टिकल फाइबर, जिसको बोलते हैं ना ऑप्टिकल, इसको बोलेंगे ऑप्टिकल फाइबर। देखो इसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल फाइबर। ये नहीं लिखा ही आएगा, कई बार ये आएगा कि आपसे पूछा जाता है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करेगा, आपसे पूछा जाए कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करेगा, ये करेगा दोस्तों TIR पर। किस पर करेगा, TIR, दैट मींस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब मैं आपको देखो कुछ कंसेप्ट है, इनके बारे में कुछ समझ लेते हैं। तीनों की तीनों एग्जाम्पल अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। पेपर में कोई ना कोई सा कभी न कभी आता ही रहता है कि मरुस्थल में मरीचिका बनने का क्या कारण है। बहुत सारे तो अपवर्तन ही टिका देते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। तो आपको पहले तो दिमाग में एग्जांपल्स को सेट करना है कि अपवर्तन का एग्जांपल कौन सा है, और यहां पर हमारे पास परावर्तन के एग्जांपल कौन से हैं, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जांपल कौन से हैं। देखो मैं हीरे के चमकने के बारे में आप लोगों को कंसेप्ट बता देता हूं कि ऐसा क्यों होता है। मान के चलिएगा कि ये क्या है, जैसे मान के चलते हैं कि ये, वैसे एक्चुअल में जो डायमंड की जो शेप होती है ना, वो तो देखो इस तरीके से होती है कि हम लोग इसका डायग्राम अगर बनाने बैठे तो लगभग कोशिश करते हैं बनाने की। तो ये इस तरीके से ये कार्बन होता है, एक कार्बन यहाँ अटैच होता है, एक यहाँ होता है, ठीक है, एक ऐसे होता है, ठीक है। तो दूसरा कार्बन कहाँ होता है, ऐसे। तो इसके 4 फलक होते हैं, इसलिए चतुष्फलकीय होती है। तो अब मैं इसको पूरा कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। ये बन गया ऐसे और ये बन गया इस तरीके से। अरे यार, इसको सीधा कर लेते हैं एक बार। तो ये हमारे पास घटना हो गई इस तरीके से, ठीक है भाई। अब देखो सुनो कि अगर कोई प्रकाश की किरण मान के चलो इस तरीके से आएगी, तो हम लोग यहां से देख रहे हैं, ठीक है, यहां से हम लोग देख रहे हैं, यहां से प्रकाश की किरण आएगी ऐसे। ये चलिए, ये कौन सा माध्यम है, विरल। कौन सा माध्यम है, विरल, क्योंकि यहां पर क्या है, हवा, यहां पर क्या है, हवा। और मैंने आपको बताया था डायमंड, ये क्या है, हीरा। और ये हीरे का जो अपवर्तनांक हवा का कितना होता है, 1, हवा का कितना होता है, 1। और यहां पर ये हीरा, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है बताओ, हीरे का अभी मैंने लिखा था 2.42। और मैंने कहा था कि जिसकी ज्यादा अपवर्तनांक होता है वही माध्यम क्या होता है, सघन। वही माध्यम क्या होता है, सघन। इसलिए हमने इसको विरल कहा और इसको हमने क्या कहा, सघन। अब सुनो कि अगर आप लोग यहाँ एक चीज कर रहे हो कि यहाँ पर किरण को लेके आ रहे हो, ठीक है, यहाँ किरण आ रही है, तो ये ऐसे करके जाएगी। तो जब विरल माध्यम से आपने क्या किया है, इसके लंबवत ऐसे ना अविलंब खींचा, ठीक है। हमने इसके लंबवत कैसे खींचेंगे, हम लोग इस तरीके से इसके अविलंब खींचेंगे। तो ये प्रकाश की किरण इस तरीके से आ रही है, रुको रुको,
इसके अंदर हम लोगों ने ऐसे लाइन खींचेंगे, ऐसे नहीं खींचेंगे, इसको थोड़ा सा और क्लेरिफाई करते हैं अपन लोग इस तरीके से, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा कि ये ऐसे तो जाएगी नहीं विरल से सघन में, तो अविलंब से दूर अविलंब की ओर आती है। तो इसको भी मैं रफ कर देता हूँ, देखो यहाँ से तुमको ज्यादा समझ में आ जाए, क्योंकि ये तो स्ट्रक्चर था, तो ये क्लियर हो जाएगा इस तरीके से कि हमने ये अविलंब की ओर मुड़ेगी इस तरीके से, हमने यहाँ पर लाइन खींच दी ऐसे करके कि ये हमारे पास क्या हो गया, अविलंब। तो ये जानी तो कैसे चाहिए थी, ऐसे, ये ऐसे नहीं जाती है, ये कैसे आ जाती है, ऐसे, कैसे गुजरती है, ऐसे वापस से, फिर यहाँ से जाएगी, यहाँ से टकरा के फिर वापस कहाँ आएगी, यहाँ आएगी, फिर कैसे जाएगी, ऐसे आएगी, फिर वापस कैसे जाएगी, ऐसे। तो इस प्रकार ये ना ऐसे चकराती रहती है, ऐसे करके इसी में चलती रहती है। तो ऐसे विरल से सघन में जाएगी, और ये हमारे पास क्या है, अविलंब। तो इसके कारण जिसमें टोटल आंतरिक रूप से क्या होता रहेगा, परावर्तन होता रहेगा, और परावर्तन होता रहेगा तो उसके कारण ही हीरा क्या रहेगा, चमकता रहेगा। देखो यहां समझ में नहीं आया तो एक बार और क्लियर कर लो, मान के चलोगे, उसको त्रिभुज मत समझना आप लोग, मान के ऐसे समझना कि ये हीरा है, हीरे के यहाँ पर किरण आ रही है इस तरीके से, ठीक है। अब देखो यहां पर हमने किया कि ये क्या है हमारे पास, अविलंब, ठीक है। अविलंब के बाद जानी तो कैसे चाहिए थी, ऐसे, जब विरल से कहाँ आती है ये, सघन में, तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। अविलंब की ओर मुड़ती है, तो अविलंब कहाँ है, इधर, तो ये कहाँ मुड़ेगी, इधर, तो इधर कहाँ आएगी, ऐसे। फिर वापस से वही कंसेप्ट हो जाएगा कि ये दोबारा से यहाँ पर आएगी, तो ये कैसे, इसका परावर्तन होगा, तो वो कैसे होगा, इससे परावर्तित होगी। अब एक बार अपवर्तन यहाँ पर अंदर आ गई तो अपवर्तन हो गया, यहाँ से यहाँ तक तो अपवर्तन हो गया, लेकिन अब अंदर क्या हो रहा है, परावर्तन। यहाँ से टकराई तो फिर कहाँ चली गई, यहाँ चली गई, यहाँ से टकराई तो फिर वापस कहाँ चली गई, यहाँ चली गई। तो इस प्रकार से ये इस तरीके से टकराती रहती है, और इसका बार बार क्या होता रहता है, परावर्तन होता रहता है, और वो भी कैसे, इंटरनली, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण रूप से टोटल कैसा परावर्तन होता है, आंतरिक परावर्तन होता है, इसीलिए हीरा चमकता है, इसीलिए हीरा चमकता है। समझ गए आप लोग कि मैंने आपको यही कंसेप्ट समझाना था कि हीरा क्यों चमकता है, तो आपके समझ में आ जाना चाहिए अब ये कंसेप्ट। अब देखो सुनो कि हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पर ये घटना, और एक और है मरुस्थल वाला कंसेप्ट है। तो मरुस्थल वाले कंसेप्ट की हम लोग बात करेंगे, तो उसमें मरीचिका बनती है, ठीक है। उसका डिस्कस अपन लोग कल करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, और मिलेंगे अपन लोग धमाकेदार एंट्री के साथ। आप लोग बने रहिए नेक्स्ट क्लास तक, और जो पढ़ा है उसको ना अच्छे तरीके से पढ़ते रहिएगा। जो भी अपन ने परावर्तन पढ़ लिया, अपवर्तन पढ़ लिया, और उसके अंदर क्रांतिक कोण वाला टॉपिक पढ़ लिया, और उसके बाद अपन ने क्या पढ़ लिया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ लिया, कुछ एग्जांपल्स को अपन ने क्लेरिफाई कर लिया। दोस्तों यहाँ सीडीटी का जो बैच चल रहा है ना, उसके अंदर आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट पहले ही हो जाएगा, आपको रिवीजन का भी पूर्ण टाइम मिलेगा, साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, उसका कोई चार्ज नहीं होगा आपको, ठीक है। कुछ निःशुल्क रहेगा, और यूट्यूब पर सारे ही लेक्चर आपको फ्री मिलेंगे, चाहे मटेरियल भी आपको फ्री मिलेगा, लेक्चर्स भी फ्री मिलेंगे। आप लोग जितना ज्यादा हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के दोस्त तक हम लोग क्या पहुंचा सके, हमारे इस ज्ञान को या इस मटेरियल को पहुंचा सके, जो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप लोगों के लिए क्या हो, लाभदायक हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।